वालेकुम। अच्छा जी, हमने डिटेल से सारा कुछ कर लिया था, बट जोगी से आपने क्या करना है फ़र्दर जो मैंने वहाँ पे ऐड नहीं किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया था कि स्क्रीन क्या होता है, स्क्रीन के बाद एप्रेंट पढ़ लिया था, फिर हमने पढ़ लिया था लेटेंट। लेटेंट क्या होता है कि हेट्रोफोरिया होता है और कब होता है जब फ्यून ब्रोक होती है तब जो है ये मैनिफेस्ट करता है, जब तब जो है वो हमें नज़र आता है। इसके बाद एक्सो हो सकता है, ईजो हो सकता है, हैपर हो सकता है, सैक्लो हो सकता है, ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन मैंने अच्छे से करवा दी थी आपको। आगे हम बढ़ते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी इसकी 3 ही है। जैसे पहली इटियोलॉजी मैं बताई थी आपको, रिफ्रैक्टिव एरर अगर थोड़ा ख़राब हो इसका, ठीक है, तो उनमें हो सकता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई एक्सरसाइज ज़्यादा हो, इसके मतलब अगर आपको कोई क्लोज वर्क करना पड़े जिसकी वजह से एक्सेसिव वर्क हो जाए तब हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा कोई मतलब जनरल हेल्थ ख़राब हो, फिटीक हो, एडवांसिंग एज हो, तब भी जो है ये हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स सबके सेम कह रहे होते हैं कि पेशेंट आता है आई स्ट्रेन के साथ, हेडेक के साथ, ठीक है, और इसके ब्लरिंग ऑफ विजन और ओवरलैपिंग ऑफ वर्ड्स या डिप्लोपिया वगैरह इसके अंदर हो सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होता वो। आगे हम बात करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ही मेन करनी थी, बाकी तो हमने सब कर लिया था। सो डायग्नोसिस के लिए आपकी ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कवर टेस्ट जो है आपका आगे भी दिया हुआ है, लेकिन कवर टेस्ट का ये एमसीक्यूज है कि किस लिए हम फोरिया को हम रूल आउट करने के लिए, हम डायग्नोस करने के लिए कवर टेस्ट मेनली कर रहे होते हैं कि एक आई क्लोज करते हैं, सेकंड आई को हम चेक कर रहे होते हैं, या फिर ऑल्टरनेट जो स्क्रीन होता है उसको चेक करने के लिए हम मेनली कर रहे होते हैं। इसके अलावा मेडोस रो टेस्ट होता है, मेडोस विंग टेस्ट होता है, प्रिज्म वर्जिन्स टेस्ट होता है। सिर्फ आप इसके नाम याद रखें, बस इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ी बहुत बातें हैं तो बता देती हूँ मैं आपको, अगर कोई आपके एमसीक्यूज में आ गया तो। कवर टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपने इसको रीड करना है कि कब होता है जब हम एक आंख को बंद करते हैं तो सेकंड आई को हम चेक कर रहे होते हैं कि उसमें कोई स्क्रीन तो नहीं है, ठीक है, ये हम इसमें मेनली चेक करते हैं। करते कैसे हैं कि हमने एक पेशेंट की एक आंख को कवर करना होता है, फिर अनकवर करना होता है, फिर हम देख रहे होते हैं दूसरी आंख को। सपोज करें ये आई है आपकी, ये सेकंड आई है आपकी, ठीक है, इसको हम अगर कवर कर दें तो हम देखते हैं सेकंड आई को कि अगर वो थोड़ी सी भी उसकी मूवमेंट होती है तो हम देखते हैं कि उसकी मूवमेंट किस तरफ जा रही है। ये बात इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि अगर आप कवर को सपोज करें कि आपने कवर को रिमूव किया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इस कवर को हम रिमूव करते हैं, सपोज करें, एक मिनट, ये कवर आप जो दिया हुआ है आपने इसको अगर आप हटाते हैं या रिमूव करते हैं, ठीक है, तो अगर इनवर्ड मूवमेंट होती है आइज़ की, आई जो सपोज करें होता है ऐसा है कि अगर आपने इस आई को कवर किया है ना, इस आई कवर करने के बाद ये आंख जो है वो फिक्स कर लेती है, मतलब बिल्कुल फ्रंट पे आ जाती है, ठीक है, ठीक हो जाती है। सो ये आंख जो है वो डिवेट कर जाती है जिस तरह उसने डिवेट करना होता है। अगर तो उसकी मूवमेंट हो इनवर्ट का मतलब क्या है कि आंख जो है वो बाहर की तरफ गई है, जब हम कवर को रिमूव करेंगे तो वो इनवर्ट मूव करेगी। तो इनवर्ट मूव करने को हम कहते हैं कि एक्सोफोरिया, क्योंकि वो पहले बाहर गई होती है जब हम उसे क्लोज करते हैं, फिर जब हम उसको मतलब कवर को हटाते हैं तो वो फिक्स होती है, फिक्स होने के लिए वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आती है, तो वो इनवर्ट मूव करती है, जिसे हम कहते हैं कि एक्सोफोरिया हो गया। अगर वो आउटवर्ड मूव करे, इसका मतलब ये है कि पहले आंख जो कवर की है हमने, उस आंख ने क्या किया है कि वो जो आंख है वो अंदर की तरफ चलेगी, अंदर चली जाएगी, ठीक है, कवर करने पे और रिफिक्स कर जाएगी। फिर हम जैसे ही कवर रिमूव करेंगे तो वो बिल्कुल बाहर तरफ मूव करेगी, मतलब फ़ौरन से जब उसका फ्यून मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा दोनों आइज़ का तो फ़ौरन से वो बाहर तरफ मूव करेगी। जब बाहर तरफ मूव करेगी तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारा ईज़ोफोरिया है, क्योंकि वो अंदर की तरफ थी और फिक्स करने के लिए उसने बाहर मूव किया है, तो इसको ईज़ोफोरिया। ये सिंपल सी बात है, ये आपने इसके अंदर याद रखनी है, ये आपके बारे में पूछते होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके मेडोक्स रो टेस्ट क्या होते हैं। मेडोक्स रो टेस्ट सिंपल सी बात है, इसमें अपनी थोड़ी बहुत बातें ही याद रखनी है कि एक तो आपका मेडोक्स विंग टेस्ट है, एक होता है आपका मेडोक्स रो टेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा जी, मेडोक्स रो टेस्ट जो मेनली आप हिटोफोरिया के लिए कर रहे होते हैं, अपने डिस्टेंस के लिए है, लेकिन दोनों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर जो है डबल मेडोक्स रो टेस्ट कर सकते हैं, डबल के लिए, डिस्टेंस के लिए, नियर के लिए। सो आपने इसके अंदर याद रखना है। अब हमने क्या करना होता है इसमें कि पेशेंट को बिठाना होता है। बिठाने के बाद आपने एक मेडोक्स रोड होता है, ये आगे तस्वीर बनी हुई है आपकी यहाँ पे, ठीक है, आपको इस तरह से एक रोड होता है, रोड टाइप का रेड कलर का होता है, इस तरह से लाइन होती है, वर्टिकल भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, एक वक्त में एक होती है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि हमने क्या किया, ये राइट आई है और ये लेफ़्ट आई है। सिंपल सी बातें याद रखनी है इसमें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसको कि आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना शुरू कर दें, बस जो बातें बताऊँगी आपने वही करनी है इसके अंदर। अगर मैंने राइट आई के आगे ये जो हमने रोड प्लेस किया रेड कलर का, इस पर लाइन्स होती हैं, बस ये बात याद रख लें कि अगर लाइन्स इस तरह से हैं तो हमें जो रोशनी नज़र आएगी, जो लाइट बीम ऑफ लाइट नज़र आएगी, वो हमें इस तरह नज़र आएगी, ठीक है, हमें हॉरिजॉन्टल नज़र आएगी। अगर जो लाइन्स हैं वो रेड कलर जो लाइन्स है वो अगर वर्टिकल है, सिंपल सी बात है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये हुआ कि मैंने अपनी राइट आंख के आगे जो है वो रोड जो है जिस पे लाइन्स हैं वो हमने रख दिया। किस तरह रखा हमने, हॉरिजॉन्टल रखा। तो हमने एक यहाँ पे जो है ना एक टॉर्च ली और टॉर्च से हमने लाइट डाली। अब टॉर्च हमने लाइट डाली तो इस आंख को तो ऐसा सच हमें टॉर्च ही नज़र आएगी ना, जैसे येलो कलर की टॉर्च अगर है तो ऐसे जिसको टॉर्च नज़र आएगी। जो येलो है ये इसको मेनली हमारा लेफ्ट से नज़र आ रहा होता है। जो राइट आंख है उसके आगे हमने रोड डाला हुआ है, रोड डालने की वजह से वो जो लाइट सोर्स आ रहा होता है वो रेड कलर का हो जाता है और वो एक लाइन बन जाती है। अगर मैंने कहा कि अगर इसकी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, सपोज करें ये हैं,
सॉरी अगर हॉरिजेंटल है इसकी, ठीक है, अगर इसकी हॉरिजेंटल लाइंस है तो हमें लाइन कैसे नज़र आएगी, वर्टिकल नज़र आएगी। तो राइट आंख में आपको जो सीधी लाइन नज़र आती है वो वर्टिकल नज़र आती है। क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट जो है वो इसमें से पास करने की वजह से हो रहा है। अगर तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जो भी इसका आएगा हमारा डॉट, इसकी आएगी हमारी लाइन, दोनों क्या करेंगे, इस तरह से मिक्स हो जाएंगी, फ्यूज़ कर जाएंगी। जब कोई डिप्लोपिया नहीं है, कोई इसको फोरियाज नहीं है, तो सीधी हो जाएंगी। ये हमारी बात होगी नॉर्मल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर ना उस पेशेंट को ना क्या है, अगर उस पेशेंट की जो ना राइट आंख ये आ रही है, ये लेफ़्ट आंख आ रही है, ठीक है, लेफ़्ट का जो आया डॉट और राइट की जो आई लाइन वो दोनों अलग अलग हो गए। अब राइट की जो लाइन आ रही है वो राइट साइड पे ही है, लेफ़्ट का जो डॉट आ रहा है, ठीक है, वो लेफ़्ट साइड पे। इसका मतलब ये दोनों क्रॉस नहीं किया, ये अनक्रॉस्ड है। ये क्या है, अनक्रॉस्ड है। जब भी अनक्रॉस्ड की बात करें तो ये क्या होता है, एक्सोफोरिया होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है आंख जो है वो आउटवर्ड मूव कर गई है, इसलिए दोनों अपनी साइड पे हैं लेकिन अलग अलग हो गए हैं। सिंपल सी बात है, आई होप आप समझ आ गई होगी। इससे ज़्यादा इजी तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकती क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हर जगह बताते हैं ये आपको। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि राइट आंख की जो आई है लाइन वो चली गई है लेफ़्ट साइड पे, और लेफ़्ट साइड के जो डॉट आया है जो नज़र आ रहा था मैं, वो चला गया है राइट साइड, मतलब क्रॉस कर गया। क्रॉस कर गया इसका मतलब ये है, ऐसा क्रॉस करने का मतलब क्या है कि आंख जो है वो अंदर तरफ मुड़ गई है। सो ये कौन सा है, ये है इज़ोफोरिया। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पहले हमने जो लिया था रोड वो हमने इस तरह हॉरिजेंटल प्लेस किया था, ठीक है। अब हमने प्लेस कर दिया, वर्टिकल प्लेस कर दिया, लाइन नज़र कैसे आएगी, हॉरिजेंटल लाइन नज़र आएगी, ठीक है। अब हुआ ये, राइट आई से आया हमारी लाइन, ठीक है, लेफ़्ट आई से आई हमारी डॉट, और दोनों फ्यूज़ कर गए तो नॉर्मल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आँख को कोई डिप्लोपिया नहीं है। ये हम कौन सा डिप्लोपिया चेक कर रहे हैं या फोरिया चेक कर रहे हैं, ये हम चेक कर रहे हैं हमारा वर्टिकल फोरिया। पहले हमने चेक किया था हॉरिजेंटल। अब क्या हुआ कि राइट से आया क्या, लाइन आई, लाइन चली गई ऊपर, लेफ़्ट से आई डॉट आया, डॉट चली गई नीचे, ठीक है, तो क्या हो गया, हाइपोफोरिया होगा, ठीक है, मतलब आँख जो है वो डाउनवर्ड मूव करी। उसके बाद हम चलते हैं, अगर राइट आंख की जो है ना वो आई लाइन, ठीक है, वो चलेगी नीचे, और राइट से जो डॉट आया वो चला गया ऊपर, ठीक है, डॉट ऊपर है, लाइन जो है वो नीचे, रेड लाइन, तो क्या होगा, हाइपरफोरिया होगा। ये आपने सूरटा लगा लें बेशक, ये इस तरह से ही है, बहुत इजी से, बस ये से करना है। ये हमारा हो गया जी आपका कौन सा, मेडॉक्स रोड टेस्ट हो गया। सो ये आपने इसको जो है याद रखना है कि आप क्या क्या इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। एक तो हेटरोफोरिया कौन से टाइप का है जो हमने टाइप कर लिया, कितना एंगल डिविएटेड है वो हम रखते होते हैं, प्रिज्म रख के तो चेक करते होते हैं कितना एंगल डिविएट कर गया, डिविएशन की जो है वो नेचर क्या है और अमाउंट ऑफ डिविएशन क्या है, वो सारे हमें ना एक स्केल रख के हम चेक कर रहे होते हैं। वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं डिटेल से पढ़ाना चाहूँ तो आपको पढ़ा सकती हूँ, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं आता होता। आगे है मेडॉक्स विंग टेस्ट। मेडॉक्स विंग टेस्ट भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या रखते होते हैं, मेनली जो है नियर वेन के लिए हम चेक कर रहे होते हैं, अमाउंट ही चेक कर रहे होते हैं मेनली इसके अंदर। सो वो कहते हैं कि राइट आंख के अंदर जो है आपकी एक होती है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है। अब वो कहते हैं कि राइट आंख जो होती है वो कौन सी होती है, वर्टिकल जो होती है वो वाइट होती है, और रेड एरोस होती हैं वो हमारे हॉरिजेंटल होते हैं, जबकि लेफ्ट आंख में जो रखते हैं वो वाइट फिंगर्स होते हैं हॉरिजेंटल में, और रेड होते हैं वर्टिकल में, मतलब अपोजिट होते हैं। अब इसके अंदर मेनली जो है वो अमाउंट चेक कर होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। प्रिज्म जो है ना इसकी इंडिकेशन कर लेनी है कि आप किस लिए कर रहे होते हैं। आप कर रहे होते हैं कि डेविएशन कितनी ज़्यादा हुई है, इसके अलावा मसल्स की स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं कि मसल्स कितनी ज़्यादा अडक्टेड या एबडक्टेड हो रही हैं। तो आप इससे जो है ना उस मसल की स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं कि मेनली कौन सा जो मसल है वो वीक है, उसको चेक करने के बाद फिर आप फर्दर जो है उसकी करते होते हैं, उसको ठीक करते होते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल कन्वर्जिंग पावर होती है हमारी आइज़ की मीडियल मूव करने की वो 50 डिग्री से ज़्यादा होती है, जबकि जो हमारी होती है कन्वर्जन जो होती है वो हमारी होती है 4 to 5 डिग्रीज होती है, सिर्फ इतनी होती है। अच्छा, अब यहाँ तक जो मैंने बातें बताई हैं ना सारी आपके एमसीक्यू किसके लिए थी। अपने बस 4 बातें आते हैं, कवर टेस्ट करवाते हैं, मेडॉक्स रोड, मेडॉक्स विंग और प्रिज्म वेज टेस्ट करवाते हैं। सो ये 3 बातें ही आप डायग्नोसिस लिखने याद करने हैं। फिर है ट्रीटमेंट क्या करनी होती है। सिंपल सी बात है कि आपने क्या करना है, अगर एक्सरसाइज ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा तो आप कोई खास ट्रीटमेंट नहीं करें, नॉन सिम्प्टोमेटिक है तो कोई ट्रीटमेंट चाहिए नहीं, अदरवाइज़ हम उसकी जो रिफ्लेक्टिव एरर करेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा ना हम कुछ उसको एक्सरसाइज बताते होते हैं, ठीक है। ये मेनली हर छोटे बच्चे जो होते हैं सबको एक्सरसाइज करवाते होते हैं, कहते हैं ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज कह रहे होते हैं, इसमें पेंसिल एक्सरसाइज होती है। और इसके अलावा जो मसल्स वीक होती हैं उनकी हम एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं प्रिज्म यूज़ करके। इसके लिए हम डॉक्टर 4 के साथ यूज़ कर रहे होते हैं इसको। इसके अलावा प्रिज्म हम प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं और सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी जो है ना वो बाद में आता होता है जब उसकी कोई प्रॉब्लम हल नहीं निकल रहा होता। इसके जनरली उसको जो है इंप्रूव कर रहे होते हैं अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो ये 4-5 पॉइंट्स ही अपने कर लेने इसके अंदर। ओके जी, नेक्स्ट आपका है मैनिफेस्ट स्क्विंट। मैनिफेस्ट स्क्विंट जो है ट्रोपिया होता है, मैंने बताया था आपको कॉन्कोमिटेंट होगा या फिर नॉन कॉन्कोमिटेंट या पैरालिटिक होगा। हम पहले पढ़ते हैं कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट के क्या होता है। अब मैंने इसको डिटेल में बता दिया था आपको यहाँ। सो ये हमने पढ़ लिया था कि इसकी जो डेविएशन है
वो हर डायरेक्शन में जो है, हर डायरेक्शन ऑफ गेज़ में सेम रहेगी। अब इसकी आगे हम पढ़ते हैं इसकी इटियोलॉजी क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होती हैं। सो वो बताते हैं कि इसके अंदर इटियोलॉजी में क्या है कि ई फ्रंट ठीक रहता है, आ फ्रंट जो है प्रॉब्लमेटिक होता है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स जो हैं मैंने बताया था आपको, आपने वही क्लासिफिकेशन करनी है, वही सब करना है। अगर आप बुक से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप बहुत कंफ्यूज होते जाएंगे। जब मैंने आपको करवाया टाइप्स उसी से ही करना है, वरना चाहे आप जितोई पढ़ें चाहे आप जोगी पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। सिर्फ जो चीज़ें बता रही हूँ, मार्क करवा रही हूँ, आपने सिर्फ वही पढ़नी है उन नोट्स के साथ। अब इसमें ना टाइप्स जो बताई थी मैंने आपको कि कन्वर्जेंस हो सकती है, डाइवर्जेंस होती है। दोनों क्या होते हैं, यूनिलोकुलर भी हो सकती हैं या ये ऑल्टरनेटिंग भी हो सकती है। मैंने बताया था कि ऑल्टरनेटिंग, यूनिलोकुलर, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट दोनों में होंगी। आगे जो लिखा हुआ है ना, ये सारा आपका मैंने करवा दिया इसके अंदर, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है, चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें बताया उन्होंने कि यूनिलोकुलर होता है या फिर ऑल्टरनेटिव होता है। यूनिलोकुलर के तो कौन से होते हैं, कन्वर्जेंट होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डाइवर्जेंट होता है। अब उन्होंने इसके अंदर फर्दर इटियोलॉजी लिखी हुई है, तो कन्वर्जेंट के अंदर लिखा हुआ है कि डिफेक्टिव वेन हो सकती है, कंजेंटल, अगर मायोपिया होगा तो कन्वर्जेंट होगा, मैंने ये बात आपको उसमें बताई थी। इसके अलावा कोई ओपेसिटी वगैरह होगी या फिर कोई इज़ोफोरिया डिकम्पनसेटेड हो गया तब होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें कि डाइवर्जेंट अगर होगा तो कब होगा, जब मायोपिया होगा लेटर एज में, ठीक है। कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है या फिर इनहेरिटेड होगा, तो वो मेनली कंजेंटल होता है। मैं बताया था आपको कि डाइवर्जेंट के अंदर कंजेंटल भी हो सकता है और कन्वर्जेंट के अंदर भी कंजेंटल होता है, तो यहाँ दोनों में लिखा हुआ है। आगे हम ऑल्टरनेटिंग की बात करें, ये कब होता है, जब मैं ये सपोज करूँ ये आँख है और ये आँख है, तो अगर मैं इस आई को सपोज करेंगे, दोनों आई जो है ना, हमें स्क्रीन समझ नहीं आ रही कि इसमें हमने इस आई को क्लोज़ किया, जैसे मैंने क्लोज़ किया तो इस आई ने फिक्सेट किया, मतलब इस आँख ने आपको सही तरह से आपकी तरफ देख रही है ये आँख। फिर जैसे ही आपने जो है इसको हटाया, ठीक है, इसको आपने हटाया, ठीक है, तो ये आँख जो है ये दोबारा अंदर से मूव कर गई और ये फिक्स करना शुरू कर गई। मतलब अगर आप इसको कवर कर सपोज करें तो ये कन्वर्ज कर जाएगी या फिर ये जो है डिवेट कर जाएगी, दूसरी आँख जो है वो क्या हो जाएगी, जो है ना वो सीधी हो जाएगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि ऑल्टरनेटिंग है। अच्छा, और यूनिलोकुलर में फिक्स्ड होती है, मतलब अगर आप चाहे कवर करें ना करें, जिस आँख में स्क्विंट है उसमें स्क्विंट ही रहेगा, दूसरी आँख वो आँख फिक्स नहीं करेगी, दूसरी आँख जो है ना वो फिक्स रहेगी, एक आँख फिक्स रहेगी, एक जो है वो डिवेटेड होगी। सो इसमें ये डिफरेंस होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट किसके साथ आते हैं, कि एक तो कॉस्मेटिक एम्बैरेसमेंट हो रही थी, ऐसी बात है। डिप्लोपिया तो इनमें होता ही नहीं ना, क्योंकि हमने पैलेटिक और नॉन पैलेटिक की डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये कहते हैं कि इसके अंदर डिप्लोपिया नहीं होता, उसके अंदर मेनली जो है ना वो हो रहा होता है। और इनमें ना बाइनोकुलर सिग्नल वीएन जो है वो अचीव नहीं हो रही होती, और इसके अलावा जो है ना वीएन भी डिफेक्टिव वगैरह हो सकती है, अगर ओपेसिटी वगैरह है जो भी है। साइंस क्या होते हैं, हम क्या देखते हैं इनके अंदर, तो हम देखते हैं कि प्राइमरी डेविएशन जो होती है वो सेकेंडरी की इक्वल होती है। हमने ये बात की प्राइमरी इज इक्वल टू सेकेंडरी होती है, ठीक है। आगे हमने क्या प्राइमरी डेविएशन क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, तो मैं बता चुकी हूँ आपको। फिर हमने बात की थी एक तो डिप्लोपिया इनके अंदर नहीं होगा, इसके अलावा इनके अंदर लिमिटेशंस ऑफ मूवमेंट्स नहीं होगी, आँख जो है वो हर तरफ मूव कर रही है, कोई मसल का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये हमने बात कर ली। हम अब चलते हैं, हमारी मेन चीज़ जो हमने करनी है यहाँ से वो है आपकी इन्वेस्टिगेशंस। सो इन्वेस्टिगेशंस आपने सारी की सारी सच लिखनी है कि हमने क्या करना होता है, हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है। अब हिस्ट्री में जो है आपने क्या कर लेना है कि इस पेशेंट को जो हुआ है मैनिफेस्ट हुआ है वो किस एज में हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम बताया कि हमारी जो है 6 मंथ्स के बाद कर लें, मेनली जो है ना ये 2, 3, 4, 5, 6 जो है ना ये 7 ईयर्स तक जो है ना मेनली जो है ना हमारी रिफ्रैक्टिव एरर्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, सो इनमें हो गया। और कंजेंटल है तो उसका मतलब ये है कि कंजेंटल कोई मसल वीक वगैरह हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा हुआ है आपका कि जितनी ज़्यादा लेट प्रेजेंटेशन होगी, जितनी ज़्यादा लेट ऑनसेट होगा, उतना ज़्यादा प्रोग्नोसिस बेटर होगा, और ये आपका जो है ना वो MCQs भी है। आगे है हमने हिस्ट्री लेनी है, कोई इलनेस तो नहीं हुई, कोई हेड इंजरी तो नहीं हुई, इसके अलावा स्क्विंट किस तरह का है, कॉन्स्टेंट हर टाइम रहता है, कभी कभार होता है, सही है, तो ये आपका बताया था मैंने आपको क्वेश्चन। इसके अलावा जो है ना कोई डेविएशन जो आई बॉल की है वो 1 आई की है, ये पे ऑल्टरनेट कर रही है, ठीक है। ये कर लिया, अपने फैमिली हिस्ट्री भी इसके अंदर ले लेनी है, रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में पूछ लेना है। सेकंड आपका आता है एग्जामिनेशन आपने इंस्पेक्शन करनी है। सो इंस्पेक्शन में ये देखना है कि आपकी जो आई है वो किस तरफ डेविएट कर रही है, इनवर्ट आउटवर्ड कर रही है, ओपेसिटी है या नहीं है, पीपल का रिएक्शन कैसा है। फिर है आपका हर्शबर्ग टेस्ट अगर आपने मेंशन नहीं किया ना इसके अंदर तो आपके जो है ना बड़ी डिटेक्ट हो जाएंगे। हर्शबर्ग टेस्ट आपने लास्ट में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्या करना होता है, ये आपको एग्जामिनेशन परफॉर्म करवाते होते हैं। फ़ौरन से लाइट लेनी है और आंखों में डालनी है, दोनों आंखों में सेंटर में जो है ना वो गिरेगी लाइट, ठीक है। आप नॉर्मली देखते हैं किसी को देखे, कोई इंसान बैठा आप देख रहे होते हैं कि उसकी जो लाइट फॉल कर रही होती है वो बिल्कुल दोनों आइज़ के सेंटर में कर रही होती है। सो हम ये लाइट जो फॉल करती है, ठीक है, जो कि हमारी कहाँ करनी चाहिए, पीपल के बिल्कुल मिड में करनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ फॉल करती है तो नॉर्मल है, बिल्कुल मिड में, अगर यहाँ फॉल नहीं करती तो फिर नॉर्मलिटी होती है। सो हम इसको पढ़ते हैं। तो ये डायग्राम आपकी रॉन्ग बनी हुई है, मैं आपको करेक्शन करवाती हूँ इसके अंदर। चलिए जी, हम दोबारा ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारे क्या होती है। ये सपोज करें आई है और ये आपका जो है ना वो प्यूपल है, ठीक है, और ये हमारा जो है ना कॉर्निया है। अच्छा, प्यूपल इस तरह से नज़र आ रहा होता है, ठीक है, ये हमारी जो है ना वो आरिस नज़र आ रही होती है हमें। अब हमने की लाइट फॉल, ठीक है, लाइट फॉल की है, ये आपका है जनाब समझ लें कि राइट आई है, ठीक है, ये राइट आई है आपकी।
और यहाँ पे जो है सपोज करेंगे राइट आई है, यहाँ पे जो है आपकी लेफ़्ट आई है, यहाँ पे जो है ना आपका नोज़ है, ठीक है, ये आपने समझ लेना है। अब ये हुआ, हाँ, अब ये हुआ कि मैंने लाइट फॉल की, लेफ़्ट पे नहीं है, राइट में सपोज स्क्विंट है। जब मैंने लाइट गिराई तो सेंटर में गिरी। सेंटर का मतलब क्या है? नो स्क्विंट, नॉर्मल है, ओके। फिर मैंने लाइट फॉल की, लाइट मेरी गिरी यहाँ पे। ये कौन सा रीजन है? ये राइट आंख का कौन सा रीजन है? टेम्पोरल साइड है। ये है टेम्पोरल साइड, बल्कि इससे करती हूँ, ये है आपका टेम्पोरल, ठीक है, मतलब लेटरल साइड होगी। ये है आपकी नेज़ल साइड, टेम्पोरल साइड एंड नेज़ल साइड। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके डायग्नोस्टिक पॉइंट आता होता है इसके बारे में। सो आप यहीं पे समझ लें कि अगर जो मैंने लाइट फॉल की वो गिरी है टेम्पोरल साइड पे, इसका मतलब ये है कि आँख जो है वो अंदर की तरफ गई हुई है, आँख जो है वो मीडियली गई हुई है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइट फॉल करनी थी यहाँ पे, अभी शिफ्ट होके बाहर की तरफ आ गई है, टेम्पोरल साइड पे आ गई। इसका मतलब ये आँख इधर मूव की है तभी तो हमारी लाइट यहाँ पे गिरी है। तो इसका मतलब ये है, अगर वो कहें कि लाइट फॉल ऑन टेम्पोरल साइड, तो क्या कहेंगे आप? हमारी आँख का ईज़ोट्रोपिया, अंदर की तरफ गई। अब सेकंड बात ये है, वो हमें कहते हैं कि हमने टॉर्च ली, हमने लाइट फॉल की, पर हमारी लाइट गिरी पीपल के मीडियल साइड पे। या तो वो कहते हैं यहाँ पे लाइट गिरी हमारी, ये लाइट आ गई, वो कहते हैं हमारी लाइट यहाँ गिरी। या वो वैसे मेनली वो ये कहते हैं कि हर्श पर टेस्ट किया, लाइट फॉल की तो लाइट गिरी नेज़ली। अब इस साइड लाइट गिरी है, इसका मतलब ये है हमारी आँख जो है वो आउटवर्ड गई हुई है। हमारी आँख आउटवर्ड होगी तभी तो नेज़ल साइड की जाएगी ना, क्योंकि नॉर्मली यहाँ गिरनी थी लाइट, लेकिन लाइट हमारी फॉल की मीडियल साइड पे। इसका मतलब ये आँख बाहर की तरफ गई है और इस जगह ने इसकी पोजीशन ली है, तब हमारी लाइट जो है वो इधर आ रही है। सिंपल सी बात है। बस अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई ना, तो ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि ये एक्सोट्रोपिया, आँख जो है वो बाहर की तरफ गिरी हुई है, ठीक है। सो ये ऑपोजिट है। अगर आपकी लाइट फॉल करती है टेम्पोरल साइड मतलब आउटर साइड पे, तो आपकी जो आँख है वो कहाँ है? इनवर्ड मूव की हुई है, ईज़ोट्रोपिया। अगर आपकी लाइट फॉल करती है नेज़ल साइड पे, ठीक है, नेज़ल साइड ऑफ द पीपल कह दें, नेज़ल साइड ऑफ द कॉर्निया कह दें, जिस साइड पे भी कह दें, तो वो कहते हैं कि ये हमारा क्या है? एक्सोट्रोपिया। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब तो ये तो हमने बात करी सिंपल सी कि लाइट कहाँ फॉल करी है, आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या होती है। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट बात है, कितनी डिग्री होती है। आपने ये रूल याद कर लें कि अगर 1 मिलीमीटर की जो है डिफरेंस आया, मतलब 1 मिलीमीटर ये सेंटर से 1 मिलीमीटर का फ़र्क पड़ जाए, वो फॉल किसी और जगह कर जाए, तो हम कहते हैं ये इक्वल होती है 15 डिग्री के। उसके अंदर 15 डिग्री का जो है ना डेविएशन आई होती है। ये आपने याद कर लिया, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब जी क्या हुआ? अब ये हुआ कि मैंने लाइट डाली, हमने लाइट फॉल की, लाइट जो गिरी वो गिरी बिल्कुल पीपल के मार्जिन पे। अब पीपल का मार्जिन कौन सा है? टेम्पोरल साइड पे। इसका मतलब ये आँख कहाँ है? अंदर की तरफ गई है। ईज़ोट्रोपिया हमने डिसाइड कर लिया। अगर पीपल के मार्जिन पे है तो कितना डिग्री होगा? 15 डिग्री, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है इतना सा। सो 15 डिग्री हमारा आ गया। अगर पीपल के मार्जिन और कॉर्निया के मार्जिन, ये कॉर्निया का मार्जिन है, ठीक है, ये वाला, और ये पीपल का मार्जिन है। पीपल के मार्जिन और कॉर्निया के मार्जिन के बिल्कुल मिड पे अगर गिरे, फॉल करे लाइट, यहाँ फॉल करे, तो ये होता है 2 मिलीमीटर, और 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 30, तो हमारा 30 डिग्री का आता है। तो ये मैं आपको बता रही थी कि आपके पिक्चर में नहीं बना हो तो आपने आता है ना कि 30 डिग्री का जो है ना वो डेविएशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पीपल के बाहर, बल्कि कॉर्निया के बाहर की बात करते हैं। एक तो हमने बात कर ली पीपल के मार्जिन पे, तो कितना था? 15 डिग्री। पीपल के मार्जिन और हमारे कॉर्निया के मार्जिन दरमियान था, तो कितना था? 30 डिग्री था। अब अगर हमारे कॉर्निया के मार्जिन पे लाइट फॉल करती है, कॉर्निया के मार्जिन पे लाइट फॉल करती है, तो कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ये बाकी आपका ठीक है, 45 डिग्री वाला। अगर हमारे कॉर्निया के मार्जिन से भी बाहर फॉल करती है, फिर वो डिपेंड करता है 60 या 70, मतलब इसी रेंज में आ रही होती है। सो आपको जो 20 वाला है याद करना है कि पीपल के मार्जिन पे अगर होगा तो कितना होगा? 15, ठीक है। कितना होगा? ये करते हैं यहाँ से 15 होगा। अगर इन दोनों के दरमियान होगा, ठीक है, अगर यहाँ फॉल करी है, ठीक है, यहाँ फॉल करी है, तो कितना होगा? ये हमारा 30 होगा, और फिर 45 और ये फिर 70 पर आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके डायग्नोस्टिक पॉइंट जो है ना बार बार ये कह रहे होते हैं। अब जब मैं यूक्यूज़ करवाऊँगी आपको, तो ईजीली जो है ये बातें आपको
वहाँ पे समझ आ जाएगी। सो हमने बात कर ली है, कहाँ तक बात कर ली हमने, ये कौन सा टेस्ट किया, हर्षबर्ग टेस्ट किया, ये आपको परफॉर्म भी करवाते होते हैं। मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी आपको मेरे जहाँ मैंने OSP करवाई हुई है, जहाँ मैंने टेस्ट करवाए हुए हैं, ताकि आप साथ देख लेंगे कि OSP के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम करते हैं कवर टेस्ट। अब हमने पहले कवर टेस्ट किया था, लेकिन हम फोरिया को जो ना वो रूल आउट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें जो है इसकी इंडिकेशन डिफरेंट है। इसमें हम कब करते होते हैं, वो कहते हैं हम ये देख रहे होते हैं कि स्क्विंट एक आंख का है या फिर ऑल्टरनेटिंग है, तो हम ये देखने के लिए इसके अंदर कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि हम एपरेंट स्क्विंट और जो है पैरेलल स्क्विंट को रूल आउट करने के लिए भी टेस्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एपरेंट स्क्विंट होगा तो कोई भी डेविएशन नहीं होगी। सिंपल सी बात है। वो कहता है कि आपने कवर टेस्ट करवाया, कोई भी डेविएशन नहीं हो रही आँख की, तो मतलब ये कि ऑर्थोफोरिया कोई है ही नहीं इसको। अगर डेविएशन हो गई है इसका मतलब ये है कि स्क्विंट है, मैनिफेस्ट है। अब हम इसको कॉन्कोमिटेंट को पैरेलल से कैसे डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं हम कवर टेस्ट से हम ये कर रहे होते हैं कि जब पैरेलल के अंदर क्या होता है कि सेकेंडरी डेविएशन ज़्यादा होती है प्राइमरी से, लेकिन कॉन्कोमिटेंट में क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी इक्वल होती है। सो हम ये पैरेलल से डिफरेंशिएट करते हैं। सो आपने याद रखना है कि कवर टेस्ट होते हैं, कवर टेस्ट करवा रहे होते हैं हम फोरिया के अंदर रूल आउट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। कॉन्कोमिटेंट में हम कर रहे होते हैं कि यूनिलोकुलर है या बाइलोकुलर है, या फिर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पेरेंट्स से और पैरेलल से। और पैरेलल में हम क्यों कर रहे होते हैं, हम वहाँ कर रहे होते हैं इसलिए कि हम ये चेक करने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी डेविएशन कितना ज़्यादा है। अगर सेकेंडरी डेविएशन ज़्यादा है प्राइमरी से, तो वो पैरेलल हो गया। सो हम ये कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपने कौन सा टेस्ट करना है, आपने पहले हिस्ट्री ली, फिर आपने एग्जामिनेशन की, इंस्पेक्शन किया, आपने हर्षबर्ग टेस्ट किया, आपने कवर अनकवर टेस्ट किया, कवर टेस्ट किया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आई की मूवमेंट चेक करनी है, क्योंकि आपने देखना है कि मूवमेंट स्ट्रिक्ट तो नहीं है इसके अंदर। वेल इक्विटी चेक करनी है, रिफ्रैक्टिव एरर चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा ऑफ्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपने करनी है कि मीडिया और फंडस जो है वो क्लियर है, कोई उसके अंदर पेस्टिक तो नहीं है। साइन अप टू 4 लेना और देखना है कि कितनी एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना वो उसके अंदर हुई है, आपने वो चेक कर लेना है। सो यहाँ तक आपके जो टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नीचे जो लिखा हुआ है ना आपके बाइनोकुलर सिंगल विजन, मैंने आपको जो तो इससे करवा दिया था। इसके 3 स्टेप्स करवाए थे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, आपके यहाँ पे लिखे हुए। सो आप इसे यहाँ पे काट दें, वहीं से कर लें। फर्दर हम करते हैं इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि आपके मेनली जो क्वेश्चन में आ रहे होते हैं वो मैनिफेस्ट आता है। मैनिफेस्ट में जो रिफ्रैक्टिव एरर के मेनली आते हैं वो अपनी ही ट्रीटमेंट, ही इन्वेस्टिगेशन लिखनी होती है। सो आपकी है ट्रीटमेंट कहते हैं कि आप ऑप्टिकल करेक्शन करवा रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा ओकुलियन और ऑर्थोप्टिक ट्रेनिंग एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं, ऑपरेटिव मेथड्स मतलब सर्जरीज करवा रहे होते हैं। सो ऑप्टिकल में ये है कि आपने उसको रिफ्रैक्टिव एरर ठीक किया। ओकुलियन में ये होता है कि आप जो उसकी नॉर्मल आंख होती है उसे आप क्या करते हैं कि उसे बंद कर देते हैं, उसे ऑक्लूड कर देते हैं, मतलब उसको आगे कोई जो ना पैच लगा देते हैं और 3 मंथ तक करते होते हैं। और करने के बाद देखते हैं कि जो दूसरी आंख है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगी, जितनी ज़्यादा यूज़ होगी उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी। और ये कब करते हैं, जब 8 साल तक जो बच्चे हैं उनमें करते होते हैं। ये नहीं कि अगर कोई बड़ा बच्चा आ गया, आदमी आ गया, तो आपने उसको कहते हैं कि चलिए ऑक्लूड करवा दें, ऐसे नहीं करना होता। ये आप छोटे बच्चों में करवाते होते हैं। फिर आपने एक्सरसाइज करवानी है, ऑर्थोप्टिक ट्रेनिंग वगैरह करवानी होती है, ठीक है। इसमें कुछ एक्सरसाइज होते हैं वो करवानी है। फिर आप कहते हैं ऑपरेटिव मेथड। ऑपरेटिव मेथड आप कब करते हैं, जब ये सारी चीज़ें आपने कर ली, बच्चों में नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही, फिर आपने करवानी है जी सर्जरी करवानी है, ठीक है। तो वो कहते हैं सर्जरी हम कब करवाते हैं, जब एंगल ऑफ डेविएशन 10 डिग्री से ज़्यादा अगर हो, ठीक है, 10 डिग्री से ज़्यादा अगर उसकी डेविएशन हो, तब हम मेनली इसको करवा रहे होते हैं। और वो भी तब करवाते हैं जब आपके सब कुछ कर लिया और सारी एक्सरसाइज करवा ली हों, पीछे वाली सारी बातें करवा ली, तब करवाते थे। सो टेक्निक्स क्या होती हैं, यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि या तो अच्छा सिंपल सी बात, आपने इसका रूल जो है ना वो बहुत सिंपल सा है कि ये सपोज करिए ये आई है, ठीक है, ये इसके मसल्स आ रहे हैं और ये इसके मसल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये आँख जो ना घूम के इस तरफ गई हुई है, सपोज करिए इस तरफ गई हुई है, इसका मतलब ये इस मसल ने इसको खींचा हुआ है, ऐसे है ना। ये मसल जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, खींचा हुआ है इस मसल ने, और ये जो है आपका मसल लूज़ है, एक साइड लूज़ हो गई है। ऐसे ही होता है ना कि एक साइड पे जो है ना वो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, सेकंड पे जो है लूज़ है, या तो इसका पैरालिसिस प्रोसेस हो जाए तो इसने ज़्यादा खींच लिया। अब यहाँ तो पैरालिसिस तो नहीं है, हमारा मसला तो कुछ और ही है कि कोई ना कोई इसको जो ना रिफ्रैक्टिव एरर प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, हमने ये करना है कि जिस तरफ ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जितने ज़्यादा खींचा हुआ है मसल को, उसको हम लूज़ कर दें। उसे हम कहते हैं रिसेशन कहते हैं, ठीक है। उसे हम रिसेशन कहते हैं कि हमने उसे लूज़ कर दें। लूज़ कैसे करना है, अब लूज़ का मतलब ये तो नहीं कि आप उसको काट के तो बस आराम से बैठ जाए, नहीं। हमने ये करना है, अगर इसकी अटैचमेंट यहाँ पे है तो हम इसको अटैचमेंट यहाँ से तोड़ के थोड़े से ग्लोब के पीछे तरफ ले जाएंगे। उससे क्या होगा, उसका स्ट्रेच कम हो जाएगा। फिर मैंने बात की ये मसल वीक है, अब मसल वीक हमने स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, मसल सपोज ये स्ट्रॉन्ग है, हमने यहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है, दोनों का बीच में कट वाला पॉइंट निकाल देना है और दोनों को जोड़ देना है। जब जोड़ देंगे जाहिर सी बात है हमारी रस्सी, अब खुद सोचें एक तरफ रस्सी ढीली है, एक तरफ रस्सी जो ना वो सख्त है। जहाँ सख्त ढीली रस्सी होगी उसे जहाँ वो जुड़ी हुई है उसे लेकर उसे पीछे से जाके बांध देंगे, और जिस तरफ रस्सी जो है ना वो ढीली हुई है उसको हम जो है ना छोटा कर देंगे, उसको मतलब एक बंद कर देंगे, ताकि उसके पीछे वाला हिस्सा जो है वो निकाल के उसको हम टाइट कर दें। सिंपल सी बात है। सो अगर वो कहते हैं कि मेथड जो लिखा हुआ है कि कन्वर्जेंट स्क्विंट है, अगर डेविएशन जो है ना 10 डिग्री से कम है, वैसे उन्होंने कहा कि 10 डिग्री से ज़्यादा होगी तभी हम सर्जरी करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने करनी भी है 10 डिग्री से कम, डेविएशन 10 डिग्री से कम है, तो आपने क्या करना है, अगर कन्वर्जेंट है, मतलब ये आँख जो है
ये अंदर की तरफ गई हुई है इससे, ठीक है। तो यहाँ मसल हो गया, एक आपका ये मसल हो गया। ये कौन सा होगा, मीडियल होगा, ये कौन सा होगा, लेटरल होगा। सो वो कह रहे हैं कि मीडियल मसल जो है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो हम रिसेस्ट कर देंगे उसको। हम वहाँ से जहाँ पे वो इंसर्ट है वहाँ से काट के उसको पीछे की तरफ से, जहाँ पे ओरिजिन उसकी यहाँ पे ओरिजिन है ना, हम इसे यहाँ से काट के पीछे तरफ ओरिजिन ले जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब वो कह रहे हैं कि अगर रिसेशन में, मतलब रिसेशन अगर आप 1 मिलीमीटर की करते हैं तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एंगल का, तो 2.5 डिग्री का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सपोज़ करें किसी को सपोज़ करें कि आप समझ लें कि अगर यहाँ पे अगर 10 डिग्री है या फिर 8 इन्होंने 8 डिग्री का है ना, मतलब 10 से कम, सपोज 8 डिग्री है, तो आपने कितना करना है इसके अंदर, आप खुद कैलकुलेट करें कि 1 = जो होता है 2.5 होता है, और 2 = हमारा होता है 5 डिग्री होगा। सो ऑलमोस्ट आपने 3 करना होगा, तो 7.5 डिग्री है, इतना जो 8 डिग्री जो है वो ठीक हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि आपने रिसेशन जो करनी है वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। ये बात में ज़्यादा नहीं कि इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, मतलब 12.5 डिग्री से ज़्यादा जो है करेक्ट नहीं कर सकते आप मीडियल से। फिर वो कहते हैं जी आपका फर्दर, हाँ जी, अगर डेविएशन जो है ना वो 10 डिग्री से ज़्यादा है तो फिर आपने लेटरल मूव कर जाना है, ठीक है। मैंने बताया ये आँख हमारी है, ये मीडियल मूव की हुई है, ये हमने यहाँ इस तरफ किया और फिर हम इस तरफ कर रहे हैं, ये लेटरल है, ये मीडियल है और ये लेटरल है। मीडियल हमने कब किया, जब 10 डिग्री से कम है। अब 10 डिग्री से ज़्यादा है तब हमने क्या करना है कि हमने लेटरल की तरफ मूव करना है, और लेटरल को हमने काटना है, काटने के बाद में उसका पार्ट निकाल देना है, शॉर्ट कर देना, तो वो स्ट्रेच करेगा तो हमारी आँख जो है वो सीधी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं, उन्होंने ये सारी बातें सेम वही लिखी हुई है। यहाँ पे देखें डायग्राम में मीडियल रिसेशन का मतलब क्या है, ये मीडियल मसल है ना, इसने क्या किया, जहाँ पे वो इंसर्ट हुआ उसे वहाँ काट दिया, काटने के बाद उसको जाके पीछे अटैच कर दिया, सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने लेटर एक्टस की बात की है, तो लेटर एक्टस में क्या किया उसने, ये पहले उसे काटा है, ठीक है। काटने के बाद जो ना उसको काटने के बाद एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट जो ना जोड़ दिए, जब तुमने जोड़ दिए तो छोटे हो गए, उसका मतलब ये है कि उसने उसको स्ट्रेंथ बढ़ा दी है और वो अटैच हो गया। सो ये इसकी ट्रीटमेंट है। ये जब आपका क्वेश्चन आता होता है तो आपने ये सर्जरी जो है रिसेक्शन जो है, अगर उसको कन्वर्जेंस स्क्विंट है तो आपने आगे लिखना भी होता है लाजमी, ताकि आप अच्छे से उसको जो ना वो आंसर करें।